हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान आईएएस। इम्तिहान आईएएस में आपका बहुत स्वागत है। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल किया था। आज उसका सेकेंड पार्ट है। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। So today the first question is, when a magnesium ribbon is burnt in air, it reacts with oxygen present in the environment. What visual observation is recorded during this process? जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो यह एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इस प्रोसेस के दौरान क्या विजुअल ऑब्जर्वेशन मीन्स आपको क्या दिखता है? okay. तो ये द ऑप्शन इज इट बर्न्स विथ अ dazzling वाइट फ्लेम चेंजिंग इनटू अ वाइट पाउडर। तो जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप जलाते हैं तो क्या होता है, वो वाइट फ्लेम में जलता है और वाइट पाउडर के साथ वो उसमें चेंज हो जाता है। सो ऑप्शन सी, चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। दिस इज द आंसर। ओके। जब कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम पानी के साथ तेजी से रिएक्ट करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है? What type of chemical reaction occurs when calcium oxide, that is CaO, reacts vigorously with water to produce slaked lime? So which type of reaction is this? This is combination reaction. Okay, this is संयोजन अभिक्रिया. Okay, so option B is the answer. Next. ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ गर्मी भी आसपास के माहौल में निकलती है उन्हें किन केमिकल टर्म से जाना जाता है? तो क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट along with the formation of products are known by what chemical name? तो this is exothermic chemical reaction. So what happens when some reaction is taking place? जब रिएक्शन में हीट बाहर की तरफ रिलीज होता है, ओके, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं कि आप बाहर की तरफ हीट निकलता हो रिएक्शन से, और जब अंदर ही अंदर हीट रह जाता है उसको हम लोग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, एंडोथर्मिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं। तो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। नेक्स्ट, जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को सूखी बॉइलिंग ट्यूब में जोर से गर्म किया जाता है तो यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। बनने वाले फेरिक ऑक्साइड की फिजिकल स्टेट क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड अभी आपने जो इस रिएक्शन के बाद से जो बच गया का स्टेट क्या है? When ferrous sulfate crystals are heated strongly in dry boiling tube, it decomposes into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. What is the physical state of the ferric oxide produced? क्या होता है इसमें? तो ferric oxide आपको solid form में मिलता है। क्या होता है? ठोस। Ferric oxide is solid. Okay, so option B is the correct answer. Next, जब कॉपर मेटल के एक टुकड़े को हवा में गर्म किया जाता है तो उसकी सतह पर एक काला पदार्थ जम जाता है। ठीक है, व्हाट इज दिस काला पदार्थ? तो क्या है, पीस ऑफ कॉपर मेटल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट्स सरफेस बिकम्स कोटेड विथ अ ब्लैक सब्सटेंस। व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस? ब्लैक सब्सटेंस क्या है? दिस इज कॉपर ऑक्साइड। हमने क्या गरम किया है? एक कॉपर मेटल के एक टुकड़े को गरम किया है और गरम होने के बाद जो ब्लैक कलर का उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, वो जो कोटिंग होती है वो होती है कॉपर ऑक्साइड की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डाइजेशन के दौरान खाने का टूटना एक केमिकल बदलाव का उदाहरण है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ओके, हमारे शरीर के सेल्स में
में से कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस मानी जाती है? So this is photosynthesis, which is not the answer. Okay, the breakdown of food during digestion is an example of chemical change. Which of the following processes is considered an exothermic process in our body cells? So what is this? This is respiration. Respiration, जब आप सांस लेते हैं, आप नोटिस करेंगे when you inhale, जब आप सांस अंदर लेते हैं और जब आप बाहर छोड़ते हैं तो हवा जो है वो गर्म होती है, तो आपके उस एयर के साथ क्या होता है, हीट भी बाहर आती है. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्या, रेस्पिरेशन. ओके, जब लेड नाइट्रेट पाउडर को बॉइलिंग ट्यूब में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं निकलता है. या भूरे रंग का धुआं क्या है? व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब, brown fumes are emitted. These brown fumes belong to which gas? तो ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. क्या हम लोग गर्म कर रहे हैं? लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं. ओके, और किस कलर का धुआं निकल रहा है? ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकल रहा है. और क्या, कौन सा गैस है ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है जो सफेदी के बाद दीवारों पर चमकदार फिनिश देता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल which forms a shiny finish on walls after white washing? So this is, you know, what is this? This is CaCO3, calcium carbonate. तो ये CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है. ओके, नेक्स्ट, मार्बल. A reaction in which a single reactant breaks down to give simpler product is called decomposition reaction. कौन सा वह अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक सरल उत्पाद देने के लिए टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10. सफेद सिल्वर क्लोराइड क्या है? सिल्वर क्लोराइड है, में रखने पर ग्रे हो जाता है. यह केमिकल बदलाव सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और डैश के टूटने होती है. तो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे when placed in sunlight. This chemical change is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine gas. Okay, तो ये क्या होता है? सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज होता है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, litmus solution is a natural acid base indicator that we all know. litmus से ही हम लोग पता करते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है. litmus जो है, it changes base into blue litmus to red and red litmus to blue. Okay, so from which division of plants पूछ रहा है, is the lichen used to extract litmus derived? तो litmus जो है किस लाइकेन, कौन से डिवीजन ऑफ प्लांट्स से हम लोग को मिलता है? तो वो है थैलोफाइटा. वो क्या है? वो थैलोफाइटा है. थैलोफाइटा डिवीजन के प्लांट्स को के लाइकेन से, नॉट प्लांट्स, लाइकेन से हम लोग लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो ये भी क्वेश्चन में आप याद रख सकते हैं कि लिटमस किन से मिलता है हमें? ये लाइकेन से मिलता है. लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन. ओके, नेक्स्ट. जब कोई मेटल किसी डाइल्यूटेड मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आमतौर पे कौन सी गैस निकलती है? वेरी इजी. व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद अ डाइल्यूट मिनरल एसिड, व्हिच गैस इज टिपिकली लिबरेटेड? इट इज हाइड्रोजन गैस. कौन सा गैस निकलता है? ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. सो ऑप्शन द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, जब दानेदार जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म घोल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा केमिकल कंपाउंड बनता है? What chemical compound is produced when granulated zinc reacts with a warm solution of sodium hydroxide? तो जिंक भी है, सोडियम जिंकेट. दिस इज द आंसर, सोडियम जिंकेट. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
When carbon dioxide gas is passed through lime water, okay, calcium hydroxide solution, it turns milky due to the formation of a white precipitate. What is this precipitate? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो एक सफेद प्रेसिपिटेट बनने के कारण यह दूधिया हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की। तो ये क्या है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, दिस इज CA। तो जो मार्बल का फॉर्मूला होता है यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, एसिड और बेस के बीच होने वाले रिएक्शन से नमक और पानी बनता है। सॉल्ट एंड वाटर, एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? नमक बनता है और पानी बनता है। इसको क्या कहते हैं? तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। okay. Which scale has been developed to quantitatively measure the hydrogen ion concentration in a given solution? तो सब हम लोग जानते हैं किससे होता है? pH स्केल से होता है। ठीक है, एसिड और बेस जब चेक करना होता है कि उसका मान क्या है उसके, तो उसमें एक्चुअली हम लोग चेक क्या करते हैं? उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं? उसमें हम लोग चेक करते हैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये चेक होता है pH वैल्यू से। ओके, नेक्स्ट, what is the chemical name and formula for the primary component of baking soda used in kitchen? तो बेकिंग सोडा का केमिकल नाम और मुख्य कंपोनेंट क्या है? तो ये है सोडियम हाइड्रोजनक कार्बोनेट NaHCO3। तो दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। So the next question, plaster of Paris is used by doctors to support fractured bones. What is its correct chemical formula? What is its correct chemical formula? तो ये सब जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्विक लाइम है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ये सारे के केमिकल नेम और फॉर्मूला दिस यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। ओके, जैसे विट्रियोल है, ग्रीन विट्रियोल, ये सब क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 B इज द करेक्ट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O। ओके, नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा प्राकृतिक एसिड मौजूद होता है? विच एसिड, नेचुरली अकरिंग एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? तो यू ऑल नो दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है टमाटर में। ओके, तो एसिटिक एसिड क्या में होता है? विनेगर में होता है। साइट्रिक एसिड क्या होता है? ऑरेंज में, लेमन में होता है, ऑरेंज एंड लेमन। साइट्रिक एसिड इज विटामिन C। टार्ट्रिक किस में होता है? टैमरिंड में होता है। व्हाट इज टैमरिंड? इमली। ओके, तो टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो इमली में होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो टोमेटो में होता है। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली, किसी भी अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया अत्यधिक क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। हीट रिलीज होता है इससे। दिस प्रोसेस रिलीजेस हीट। तो what is this reaction? Is highly exothermic. Next, which of the following metal exists as a liquid in room temperature? This question we are studying since childhood. This is mercury. Okay, this is mercury. तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? The ability of metals to be beaten into thin sheets is known as malleability. Malleability. तो जब शीट में बनाते हैं पीटकर तो उसको malleability कहते हैं, और जब
के तार बनाते हैं तो उसको डक्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सोनोरिटी क्या होता है? साउंड के लिए, मेटल जो साउंड करता है उसकी सोनोरिटी ज़्यादा है, वो साउंड के लिए होता है। डक्टिबिलिटी टू मेक इनटू वायर्स है, और मैलेबिलिटी टू मेक इनटू थिन शीट्स। तो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड्स विच, क्या है ये? मेटल ऑक्साइड्स है। हमेशा ना कीवर्ड्स क्वेश्चन के जरूर ध्यान से पढ़ने चाहिए। which react with both acids as well as bases to produce salts and water are called। तो ये हम लोग शायद कल या परसों हमने ये क्वेश्चन किया था, उन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वैसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। सो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सोडियम और पोटेशियम जैसी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों स्टोर किया जाता है? Why are highly reactive metals like sodium and potassium stored immersed in kerosene oil? Why? To protect them and अचानक आग लगने से बचाना, उनकी सुरक्षा करना और अचानक आग लगने से बचाना। इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम आर दोज मिनरल्स विच आर हाईली रिएक्टिव, एयर में उनमें आग लग जाता है, तो ऐसे क्या होता है, उनको सेव करने के लिए हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, तो उनकी सुरक्षा करना एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का 3:1 के अनुपात में ताज़ा तैयार किया गया मिश्रण है? Which of the following is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1? So this is aqua regia. This is aqua regia. What is the speciality क्या है? So this solution में noble metals like gold, platinum can be dissolved. So this is in the ratio of 3:1. ये ratio आप याद रखेंगे। और किसका किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है और नाइट्रिक एसिड का है। और क्या कहते हैं? एक्वा रिजिया कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें गोल्ड प्लैटिनम भी डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड with aluminium powder used to join railway tracks is called Thermit reaction. This is called Thermit reaction. रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले एल्यूमिनियम पाउडर के साथ आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? थर्मिट, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what is the name given to the homogeneous mixture of two or more metals or a metal or non-metal is an alloy? मिश्र धातु कहते हैं, किसको कहते हैं? अलॉय को कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज किसका किसका होता है? कॉपर का होता है और टिन का होता है। एक प्रपोर्शन में दोनों को मिलाकर हम लोग क्या मिला लेते हैं? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज एक अलॉय है। जैसे स्टील, स्टील भी एक अलॉय है। किससे किससे मिलकर बनता है? कार्बन से और आयरन से। ठीक है, सो इस तरह से दो ठो जब हम मेटल या नॉन मेटल को मिलाकर एक प्रपोर्शन में, एक निश्चित प्रपोर्शन में मिलाकर एक तीसरा जब एलिमेंट बना लेते हैं तो उसको हम लोग अलॉय कहते हैं। नेक्स्ट, स्टील और लोहे को जिंक की पतली परत से कोटिंग करके जंग लगने से बचाने के तरीके को क्या कहते हैं? तो दिस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग by coating them with a thin layer of zinc. जिंक से हम लोग कोट करते हैं और उस प्रोसेस को we all know as galvanization. Okay, next. Carbon forms covalent bonds by sharing its valence electrons. Fine. How many valence electrons does a carbon atom possess in its outermost shell? तो कार्बन के outermost shell में
कितने वैलेंस होते हैं? तो इसमें होते हैं 4 वैलेंस। कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? इनर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। आउटर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, so the unique property of carbon to form stable covalent bonds with other atoms of carbon giving rise to large molecules or long chains. कार्बन का वह खास गुण जिससे कार्बन के दूसरे एटम के साथ स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिससे बड़े मॉलिक्यूल या लंबी चेन बनती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are classified as, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संतृप्त यौगिक या सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, saturated hydrocarbons generally burn with a clean flame. What kind of flame do unsaturated carbon compounds typically produce during incomplete combustion? तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आमतौर पे किस तरह की लौ में जलते हैं? आप डू यू नो, दिस इज येलो सूटी फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, कालिख निकलती है, क्योंकि जो जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब अधूरा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है और वो पूरी तरीके से नहीं जलता है। तो किस तरह का? पीले रंग की कालिख वाली लौ और बहुत सारा काला धुआं निकलता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिटर्जेंट्स आर क्लीनिंग एजेंट्स, you all know, cleansing agent that remain effective even in hard water. This is because charged ends do not form insoluble precipitates with the ions of, किसके किसके आयंस के साथ ये नहीं बनाता है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम। डिटर्जेंट ऐसे सफाई एजेंट है जो कठोर पानी में भी असरदार रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके चार्ज्ड सिरे इनके आयंस के साथ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। किसके किसके साथ नहीं बनाते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ नहीं बनाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the industrial process of converting vegetable oils unsaturated fat into solid vanaspati ghee using a nickel catalyst is called hydrogenation. हाइड्रोजिनेशन जो होता है, इससे जो वेजिटेबल ऑयल है, इससे हम लोग क्या करते हैं? इससे हम लोग वनस्पति घी बनाते हैं विद द प्रोसेस नोन एज हाइड्रोजिनेशन विद द यूज ऑफ निकल as catalyst. Okay, next, what are the biological catalyst? Please remember this term, biological catalyst, called that help break down complex food substances into simpler ones inside living organism. हमारे अंदर वो कौन सा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने में मदद करता है? तो दैट इज एंजाइम्स। Enzymes are the biological catalysts. These are known as biological catalyst. Okay, next. फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। We all know. पौधे उन कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में स्टोर करते हैं जिनका तुरंत इस्तेमाल नहीं होता? तो किस रूप में उसको स्टोर करते हैं? उसको एज ए स्टार्च स्टोर करते हैं। किस तरीके से? स्टार्च के रूप में उसको स्टोर कर लेते हैं और बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी रेनी डे हो गया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, तो प्लांट्स क्या करते हैं? ये स्टोर्ड फूड को फिर इससे फिर वो एनर्जी लेते हैं और काम फिर उसके आगे करते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, जो पत्तियों पर होता है, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इज अ वाइटल फंक्शन रेगुलेटेड बाय, इसको कौन रेगुलेट करता है? पत्तियों का खुलना। वी नो कि वाटर का जो लेवल है उससे स्टोमेटल ओपनिंग साइड होती है, तो स्टोमेटल पोर्स का खुलना और बंद होना किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो ये गार्ड सेल्स होते हैं वहाँ पे। गार्ड सेल्स के द्वारा
इनको कंट्रोल किया जाता है, रक्षक कोशिकाएं होती हैं के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। इंसानों में पेट की अंदरूनी परत में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। इनमें कौन सा गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन नहीं है? तो कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, तो सैलिवरी एमाइलेज जो है ये नहीं होता है। मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कहाँ होता है? ये माउथ कैविटी में होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये माउथ में होता है। डार एमाइलेज का जो सिक्रीशन वो हमारे माउथ में होता है। नेक्स्ट, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फीचर्स न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर फूड ऑब्जॉर्प्शन। हमारे अंदरून छोटी आंत में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदरूनी परत में कई उंगली जैसे उभार होते हैं जो कि खाने को सोखने के लिए सतह का एरिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग विली कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं टी। नेक्स्ट, the first step in cellular respiration involves the breakdown of a 6-carbon glucose molecule into a 3-carbon molecule called pyruvate. तो सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है तो क्या बनता है? उससे बनता है पायरुवेट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the rhythmic contraction and relaxation of muscular walls of the alimentary canal that pushes food forward along the gut is called, what is it's called? It's called peristaltic movements. क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गतियां। दिस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, इंसान के दिल के किस चेंबर में सीधे फेफड़ों से आने वाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले फेफड़ों से निकलकर कहाँ पहुंचती है? तो ये पहुंचती है लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट के बाएं आलिंद में पहुंचती है सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कम्स डायरेक्टली फ्रॉम योर लंग्स। कहाँ आती है? वो लेफ्ट एट्रियम में आती है। नेक्स्ट, इंसानी किडनी के अंदर मौजूद बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम क्या है? So what is the name of the basic filtration unit packed closely inside the human kidneys are nephrons, because kidney is made up of nephrons. Okay, that is why the medical term of kidney is nephrology. Studying of kidney is known as nephrology, and the doctor who looks after the kidney, that is called nephrologist. Okay, the loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of a plant is known as transpiration. We all know this. This is known as vasoconstriction. Okay, next, the structural and functional unit of the nervous system. Structural and functional unit of the nervous system responsible for conducting information via electrical impulses is neurons. Neurons के थ्रू या तंत्रिका कोश, that is nerve cells, neurons के थ्रू ही सारा मैसेजेस जो होता है वो ऊपर से नीचे वो सारा न्यूरॉन्स के थ्रू ही जाता है। ओके, so this is the structural and functional unit of nervous system, neurons. What is the name of the tiny gap or functional junction across which chemical signals pass between two successive nerve cells? तो क्या कहते हैं? जो गैप है बीच में दो ठो नर्व सेल्स के बीच जो गैप है को हम लोग साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। ऑप्शन द करेक्ट आंसर। Which specific region of the hindbrain is responsible for precision of voluntary actions, posture and maintaining the equilibrium of the body, means balance? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं सेरिबेलम।
इज नोन एज सेरिबेलम। वो पार्ट ऑफ ब्रेन है जो कि आपका बैलेंस, एक्शन, पोस्चर को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, द डायरेक्शनल और ट्रॉपिक ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ plant part like the shoot bending towards the source of light is called। कोई भी पौधा जब सोर्स ऑफ लाइट की तरफ झुक जाता है या उसकी तरफ मुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म। ओके, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। नेक्स्ट, कौन सा प्लांट हार्मोन शूट टिप के साथ सिंथेसाइज होता है और सेल्स को लंबा होने में मदद करता है जिससे पौधा लाइट की ओर झुकता है? तो फोटोट्रोपिज्म किसकी वजह से होता है? विच प्लांट हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप and helps the cells to grow longer, causing the plant to bend toward light is auxin. The hormone is known as auxin. Option B is the correct answer. Which plant hormone acts as a growth inhibitor, means रोकता है, with effects that include the wilting of the leaves, जिससे पत्तियां भी मुरझाने लगती हैं और ग्रोथ भी थोड़ा कम हो जाता है, रुक जाता है? वो कौन सा हार्मोन है जो ये करता है? ये करता है एब्सिसिक एसिड। ये जो प्लांट हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, which chemical hormone is secreted directly into the blood by the adrenal glands? से secrete होता है, ये adrenal gland से secrete होता है to prepare the animal body for emergency fight or flight situation। ये हमारे बॉडी में भी होता है by adrenal glands। adrenal glands कहाँ पर है? किडनी से थोड़ा ऊपर में situated है adrenal glands, और जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग एड्रेनलिन कहते हैं। जब आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहाँ पर या तो आप लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, छोड़ देना चाहिए, हट जाना चाहिए, तो दिस इज द वर्क ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, iodine is absolutely necessary for the thyroid gland to synthesize which metabolism regulating hormone? तो थायरोक्सिन क्या है? is the answer। थायरोक्सिन is a metabolism regulating hormone होता है जिसके लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है, और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है? ये हमारे गले में है। ओके, which vital hormone is produced by the pancreas and helps regulate the blood sugar levels in the human body? तो पैनक्रियास से सिक्रीट होने वाले वो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है? तो ये है इंसुलिन। ये एक्चुअली कहाँ से सिक्रीट होता है? तो पैनक्रियाज में बहुत सारे छोटे 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 ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। इसमें अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स और भी बहुत सारे हैं। तो इंसुलिन बेसिकली क्या होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट, द सडन ऑटोमेटिक आउटपुट action of the body in response to an urgent stimulus in the environment completed via the spinal cord without conscious thought is। किसी ज़रूरी स्टिमुलस के जवाब में शरीर का अचानक ऑटोमेटिक आउटपुट एक्शन जो बिना सोचे समझे स्पाइनल कॉर्ड के जरिए पूरा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आप आराम से बैठे और अचानक से आयरन से या किसी ऐसी चीज जो गर्म है आपका हाथ टच हो गया, आप क्या करते हैं? अपना हाथ झटक लेते हैं। वो क्या है? ये एक्शन जो है ये सोच समझ कर नहीं आता, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। नेक्स्ट,
The cell nucleus contains thread-like structures called chromosomes. Okay, what is the full name of the chemical information source present in these molecules? तो देखिए questions are somehow they are same. तो आपको पूछता आ रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं वो सेम, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को हमने क्या किया, ट्विस्ट कर दिया है. उससे क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चंस के फॉर्म में, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको ऑप्शन के फॉर्म में आपको मिल जा रहा है. ओके, सो दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस. क्या होता है, जब आपको मालूम है क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, तो उसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड is present in chromosome. Okay, so option A is the correct answer. Next, a section of cellular DNA that provides the structural information to make a specific functional protein is called, क्या होता है, जीन. जीन जो होता है वो स्ट्रक्चरल जानकारी देता है, जो कि डीएनए का एक पार्ट है. ओके, सो जीन इज द आंसर, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, when pea plants with two contrasting visible characters are bred, bred मतलब वो बड़ा के आता है, the genetic factors recombine, which Mendel law or observation is proved when seed shape and seed color traits are passed on independently. कौन सा है ये, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है. क्या होता है, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम जो है वो ये प्रूफ कर देता है. नेक्स्ट, इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स अ ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फर्स्ट जनरेशन मीन्स F1 progeny even if only a single copy is present is called a dominant trait. कि एक ही कॉपी मौजूद हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, मतलब प्रमुख लक्षण. ह्यूमन पॉपुलेशंस शो वेरिएशंस इन ट्रेट्स. व्हाट आर फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब्स क्लासिफाइड एज, अलग अलग तरह के इंसानी आबादी में गुण दिखते हैं. फ्री और अटैच्ड ईयरलोब्स को किस कैटेगरी में बांटा जाता है, तो ये क्या है, फ्री और अटैच्ड ईयरलोब्स, दीज आर इनहेरिटेड वेरिएंट्स. आप ये अपने एंसेस्टर्स से जीन में ट्रांसफर लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इनहेरिटेड वेरिएंट्स है. बहुत सारे लोग अपने टंग को रोल कर पाते हैं, उनके पापा करते थे या उनके मम्मी करती थी तो वो भी कर पाते हैं, बाकी बहुत सारे लोग एक ही फैमिली के नहीं कर पाते. तो दीज आर इनहेरिटेड वेरिएंट्स. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ परफेक्ट मैचिंग क्रोमोसोम्स डू फीमेल्स कैरी इन देयर नॉर्मल बॉडी सेल्स. तो हम फीमेल्स के बॉडी में नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, वी ऑल नो इट्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, what structural pieces of independent DNA inside a cell nucleus carry the paired maternal and paternal gene sets. तो क्या कहते हैं उसको, ऑब्वियसली हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिसमें सारे पेरेंट्स के, दोनों पेरेंट्स के जिसमें ट्रेट्स होते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम्स. ओके, नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ एन organism's DNA copying mechanism during reproduction was absolutely 100% rigid and lacked any variations. अगर ऐसा होता कि रिप्रोडक्शन के दौरान किसी जीव का डीएनए कॉपी करने का मैकेनिज्म पूरी तरह से 100% रिजिड हो जाता और उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, तो ये जो अलग अलग ट्रेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारा आप देखिएगा पूंछ गायब हो गई बहुत सारे में, तो ये सब क्या हुआ, जैसे जिराफ का गर्दन लंबा हो गया, ये क्या है, पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है. तो ये नहीं हो पाता, तो क्या होता, स्पीशीज वुड स्टे आइडेंटिकल लूजिंग द बेसिस फॉर इवोल्यूशन, जो है एक जैसी ही रहती और इसका इवोल्यूशन का आधार खत्म हो जाता. ठीक, तो द ऑप्शन इज नेक्स्ट. Why are some bacterial variants able to survive a severe heat wave that wipes out most of their population? ऐसा कैसे हो गया
कि कुछ वेरिएंट्स में इतनी तेज गर्मी में भी जिंदा रह पाते हैं और जिसमें उनकी ज़्यादातर आबादी खत्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डायनासोर का ले ले, जब डायनासोर का एक्सटिंक्ट हुआ तब भी कॉकरोच बच गए। तो अभी हम लोग को कुछ समय पहले कॉकरोच का एक फॉसिल मिला है जो 35 करोड़ ईयर पुराना है। तो उस वक्त भी कॉकरोच थे और आज भी कॉकरोच है। ये कैसे बच गए? तो इनमें क्या होता है कि कुछ जेनेटिक इनमें एबिलिटी होती है, ठीक है। दे हैव एन इनबिल्ट जेनेटिक वेरिएशन दैट प्रोवाइड्स हीट रेसिस्टेंस। कुछ में ये डेवलप कर जाता है, इनबिल्ट जेनेटिक वेरिएशन होता है जो हीट रेजिस्टेंस देता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। द साइज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है? इक्वल साइज का, इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या होगा, अगर समतल दर्पण है तो उसके द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे वो वस्तु के बराबर ही होंगे, जो ऑब्जेक्ट उसका सामने होगा उसी के इक्वल साइज के होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर and the focal length of a spherical mirror with a small aperture? Okay, तो ये तो we all know कि R is equal to 2 into focal length। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डबल होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये वी ऑल नो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which type of spherical mirror is commonly used by dentists to see large images of their patients' teeth? किस तरह का मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं? तो दे यूज, वी ऑल नो, कॉनकेव मिरर। में क्या होता है? बड़ा दिखता है। तो अवतल दर्पण ये यूज करते हैं डेंटिस्ट टू सी देयर पेशेंट्स टीथ। ओके, नेक्स्ट, व्हाई आर कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड referred as rear view or wing mirrors on the sides of vehicle? Convex mirror लगाते हैं because they form an inverted and large, sorry, because they give an erect diminished image with a wider field of view. Okay, so they give an erect diminished image with a wider field of view. Okay, ज़्यादा जगह दिखाते हैं, छोटा इमेज होता है, इस वजह से रियर में विंडो में वही यूज करते हैं। A negative sign in the calculated value of magnification produced by a spherical mirror tells us that the image के बारे में क्या बताता है? एक गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पादित आवर्धन के परिकलित मान में ऋणात्मक चिन्ह हमें बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? वो रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसा है? वास्तविक है और उल्टा इमेज। ओके, so the option A is the correct answer. Next, what physical phenomenon occurs when a ray of light traveling obliquely from one transparent medium to another changes its direction of propagation? So this is the refraction of light. Okay, so this is refraction of light. Refraction of light. The constant ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction for a given pair of media is called refractive index. This is known as refractive index, अपवर्तक सूचकांक, अपवर्तक। Okay. What is the mathematical equation known as the lens formula for spherical lenses? क्या होता है लेंस का फॉर्मूला? I have already 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by, this is the formula of lens. Okay, so remember this formula, this one. V is the formula of lens. Okay.
The degree of convergence or divergence of light rays achieved by a lens is expressed as its power. What is the standard SI unit of lens power? So we all know it's diopter. लेंस का जो पावर है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? उसका एसआई यूनिट होता है डायोप्टर. ऑप्शन नेक्स्ट. A light ray traveling obliquely from an optically rarer medium to an optically denser medium behaves in what way? किस तरीके से बिहेव करता है? जब हल्के मीडियम से रेरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा? तो वो क्या होता है? इट स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. वो क्या होता है? जब रेरर मीडियम से डेंसर में जब भी जाएंगे तो वो क्या होता है? स्लो हो जाता है, हो जाता है और नॉर्मल की ओर झुक जाता है. ओके, नेक्स्ट. द लेंस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन आई फोकसेस light rays to form an image on a light sensitive screen called retina. स्थानीय आंख का लेंस सिस्टम लाइट की किरणों को फोकस करके एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर इमेज बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? तो हम रेटिना कहते हैं. ओके, नेक्स्ट. The ability of the eye lens to adjust its curvature and focal length to focus clearly on both near and distant objects is called. क्या होता है? आप अपने आँख के लेंस को मतलब पास का देखने के लिए आँख कैसे एडजस्ट होता है और दूर का देखने के लिए भी आँख एडजस्ट होता है. तो दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड अकोमोडेशन. दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन. A person with myopia means, what is myopia? Nearsightedness. Okay, can see nearby objects clearly. तो nearsightedness में क्या होता है? आप नजदीक से देख पाते हैं और दूर की चीजें को ठीक से नहीं देख पाते. But cannot see distant objects distinctly. This refractive defect is corrected by using concave lens. तो myopia होता है उसको कैसे हम लोग वो करते हैं, ठीक करते हैं with the use of concave lens, with the use of avatар lens. Okay, person with myopia, what is myopia? It is nearsightedness. Near, बहुत कंफ्यूजन होता है नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस में. ठीक है, तो नियर साइटेडनेस में क्या होता है? आप नजदीक की चीजें देख पाते हैं. फार साइटेडनेस में क्या होता है? आप दूर की चीजें देख पाते हैं और नजदीक की नहीं देख पाते. ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. What physical condition causes the crystalline eye lens of elderly people to become milky and cloudy, resulting in partial or complete loss of vision? तो बूढ़े लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, आँखों में कौन सी स्थिति हो जाती है जिसमें क्रिस्टल लेंस उनका दूधिया और धुंधला हो जाता है, तो उनकी नज़र या तो थोड़ी या पूरी तरीके से चली जाती है. दिस इज कॉल्ड कैटरैक्ट. दिस इज कॉल्ड मोतियाबिंद. Okay, next. The splitting of white light into its 7 component colors when it passes through a triangular glass prism is called. जब एक white light अपने 7 constituent colors में टूट जाती है तो उसको हम लोग dispersion कहते हैं. क्या कहते हैं? तो हम लोग dispersion कहते हैं. Next. When white light undergoes dispersion through a prism, which color components bends the most? कौन सा कलर कंपोनेंट जो है जो सबसे ज़्यादा मुड़ता है? दिस इज वायलेट. वायलेट कलर आप देखेंगे सबसे नीचे, रेनबो के सबसे नीचे में वायलेट होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर ब्लू होता है. तो वायलेट जो कलर है वो सबसे ज़्यादा नीचे बेंड हो जाता है. The spectacular twinkling effect of stars is primarily caused by which natural phenomenon? तो जो तारा आपको चमकता हुआ दिखता है वो कैसे दिखता है? Atmospheric refraction of starlight by layers of changing air density. स्टार्स खुद में ट्विंकल नहीं होते, एयर डेंसिटी के अलग अलग लेयर्स हैं जिसकी वजह से वो ट्विंकलिंग दिखते हैं. तो बदलती हवा की डेंसिटी की परतों से तारों की रोशनी का atmospheric refraction. Please remember refraction, twinkling of stars
कैसे दिखता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। The clear sky appears blue to our eyes because the fine molecules of air in the atmosphere scatter. Scatter क्या होते हैं? Shorter wavelength more strongly. तो जो इसका वेवलेंथ कम होता है, ये क्या होता है, ये दूर तक फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आसमान हो या समुद्र हो सब ब्लू नजर आता है। ठीक है, छोटी वेवलेंथ नीली रोशनी ज्यादा मजबूत हो, की वजह से हमें आसमान भी ब्लू दिखाई देता है और समुद्र भी ब्लू होता है। ठीक है, why do planets not display the twinkling effect observed in stars? planets क्यों नहीं करते हुए दिखाई देते? तो स्टार्स तो कितने दूर हैं, इनके बीच में बहुत सारे एयर्स के लेयर है, इस वजह से। और जो प्लैनेट्स हैं वो थोड़े नज़दीक हैं। ओके, दे आर क्लोजर टू अर्थ एंड एक्ट एज एक्सटेंडेड सोर्सेज एवरेजिंग आउट लाइट वेरिएशंस। वे पृथ्वी के ज़्यादा करीब हैं और एक्सटेंडेड सोर्स की तरह काम करते हैं, जिससे लाइट के बदलाव का एवरेज जो है वो 0 हो जाता है। तो जैसे प्लैनेट जो है वो ट्विंकलिंग करते हुए या लाइटेड नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर। ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। दिस टाइम डिफरेंस क्यों होता है ऐसा? इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, ये भी उसी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से सूरज हमें असली सूरज के उगने से लगभग 2 मिनट पहले से ही दिखना लगता है और डूब जाने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यह क्यों होता है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। okay. The rate of flow of electric charges across a cross section of a conductor is expressed as electric current. Fine. What is its standard SI unit? तो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? SI यूनिट इज एम्पेयर, ऑल्सो noted as ampere. Next, the SI unit of electric charge is coulomb. इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब होता है। ओके, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरिड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन? तो व्हाट इज दिस? दिस इज, प्लीज रिमेंबर दिस बाय हार्ट, 1.6 into 10 to the power 19 C. दिस इज B। एक इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है? तो ये देख लीजिए, ये होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay. Which law states that the potential difference across the ends of a given metallic wire in an electrical circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same? So this is known as Ohm. What is this? The law of resistance, Ohm's law. कौन सा नियम कहता है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दिए गए मेटल के तार के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उनमें से बहने वाले करंट के सीधे प्रोपोर्शनल होता है, बशर्त उसका टेम्परेचर सेम रहे। ये ओम का नियम। The electrical property of a material to resist the flow of charges through it is called resistance. तो resistance को ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस का क्या है? ओम। दिस इज ओम। तो SI unit of resistance is ohm. Okay. Next. If the resistance inside a simple electrical circuit is doubled, while the potential difference source remains constant, the current gets, जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस को रोकना, जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का फ्लो घटता चला जाएगा। सो हियर it will become half. If the resistance is double, the current flow is halved. Current क्या होगा? आधा हो जाएगा। So option B is the correct answer.
Next question. The electrical resistance of a uniform metallic conductor depends directly on its length and inversely on its area of cross section. एक समान धात्विक चालक का विद्युत प्रतिरोध सीधे उसकी लंबाई पर निर्भर करता है. लंबाई और किस पर निर्भर करता है? इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है. Okay, so this is inversely proportional to its area of cross section. Next is, what is the standard commercial unit of electrical energy consumed by household? तो घर में जो हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो किस तरीके से उसको मापा जाता है? उसको किलोवाट पर आवर पे किलोवाट घंटा पे kWh पे. Okay, next. When several individual resistors are connected end to end in a series combination, the total equivalent resistance of the circuit equals to क्या होता है? टोटल रेसिस्टेंस किसके बराबर होगा? अगर अलग अलग रेसिस्टर्स लगे एक सीरीज में, तो टोटल जो होगा वो होगा द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सॉरी नॉट द आंसर, दिस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस. सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, अलग अलग रेसिस्टेंस का सब मिलाकर उसको रेसिस्ट करेंगे. तो द ऑप्शन द करेक्ट आंसर. Which electrical safety device protects domestic circuits and appliances from damage due to short circuiting or overloading? क्या होता है? फ्यूज होता है. क्या आता है घर में, या मतलब ऐसे आप देखिएगा लगा रहता है. जब बहुत ज़्यादा करंट का एक्सेसिव फ्लो होने लगता है, वो फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो है वो कट हो जाता है. इसलिए फ्यूज इज इम्पॉर्टेंट. What is the mathematical formulation for Joule's law of heating inside a resistor? तो Joule's law का mathematical formulation क्या है? This is H is equal to I square R into 2. I is current, okay, R is resistance, and T is time. So I square RT मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है. H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. आंसर है. The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be actively detected is known as magnetic. बहुत इजी है. चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल को सक्रिय रूप से पहचाना जा सकता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है. The correct answer. By physical convention, magnetic field lines outside a bar magnet are drawn to emerge from the north pole and merge at the south pole. This is the correct one. North pole से निकलकर south pole पर मिल जाए. B option is the correct one. Okay, next. What does the degree of closeness or crowding of magnetic field lines demonstrate in a given region? क्या दिखाता है? The relative strength of the magnetic field. फिर से the degree of closeness and crowding of magnetic field lines demonstrate क्या दिखाता है? किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता या भीड़ की डिग्री क्या दर्शाती है? वो दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति. कितना ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है ये पता चल जाता है. The pattern of magnetic field lines produced around a long straight current carrying copper wire forms. एक लंबे सीधे करंट ले जाने वाले कॉपर वायर के चारों ओर बनी मैग्नेटिक फील्ड लाइनों का पैटर्न बनता है कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स इंटर्ड ऑन द वायर. तार पर केंद्रित सकेंद्रित वृत्त.
concentric circle centered on the wire, option B. Which rule is used to determine the direction of force experienced by a current carrying a straight conductor placed perpendicular to a magnetic field? क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए धारावाही सीधे कंडक्टर द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम करके डायरेक्शन का पता लगाते हैं. इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाईज व्हाट इंसुलेशन कलर्स डिफाइन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर? ट्रेडिशनल कलरिंग में क्या होता है? रेड कलर का लाइव वायर रहता है, लाइव वायर जो है वो रेड कलर का रहता है और ब्लैक कलर का इंसुलेशन रहता है. ठीक है, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ कलरिंग है. रेड कलर का लाइव वायर रहता है और ब्लैक कलर का इंसुलेशन तार रहता है. What is the standard potential difference and alternating current AC frequency supplied to residential households in our country? हमारे यहाँ कौन सा ये चलता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्ट कितना होता है? 220 वोल्ट होता है और 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है. When the insulation of live and neutral wire is damaged or there is a fault in an appliance, they may touch directly, causing the current to increase heavily. This is called short circuiting. शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो इंक्रीज कर जाता है तो वो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है. Which of the following environmental areas is classified as a human-made or artificial ecosystem? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय क्षेत्र मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्गीकृत है? कौन सा है? लेट्स सी. फॉरेस्ट नहीं, पॉन्ड नहीं, क्रॉप फील्ड. एग्रीकल्चर के लिए जो हम फसल उगाते हैं तो वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो तो खुद से बना लेते हैं, दैट इज मैन मेड. नेक्स्ट. Organisms that produce complex organic compounds like sugar and starch from simple inorganic substances using solar energy को क्या कहते हैं? वो खुद से जो खाना अपना बना ले, these are the producers. ट्रॉफिक जो लेवल होता है उसका फर्स्ट स्टेज पे कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स है. These are on the first stage. What are these? These are plants. जो अपना खाना खुद से बना लें वो होते हैं एट द फर्स्ट लेवल ऑफ द ट्रॉफिक लेवल. ओके. ईच स्टेप और फीडिंग लेवल इनसाइड अ नेचुरल फूड चेन फॉर्म्स अ स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, एक नेचुरल फूड चेन के अंदर हर स्टेप या फीडिंग लेवल एक खास चीज क्या बनाती है? वो ट्रॉफिक लेवल बनाती है. When green plants in a terrestrial ecosystem capture energy from sunlight, what approximate percentage of solar energy is converted into food energy? This is 1%. जब जमीन के इकोसिस्टम में हरे पौधे सूरज की रोशनी से एनर्जी लेते हैं तो सोलर एनर्जी का लगभग कितना प्रतिशत फूड एनर्जी में बदल जाता है? ये होता है 1%. 1% एनर्जी में बदल पाता है. According to ecological studies, what is the average value or percentage of organic food matter that successfully reaches the next trophic level of consumer? कितना होता है? तो वो 10% ही रीच हो पाता है. इकोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार ऑर्गेनिक फूड मैटर का एवरेज वैल्यू या प्रतिशत क्या है जो कंज्यूमर्स के अगले ट्रॉफिक लेवल तक सक्सेसफुली पहुंचता है? सिर्फ 10% ही सक्सेसफुली पहुंचता है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द नेटवर्क ऑफ मल्टीपल ब्रांचिंग लाइन्स demonstrating the complex feeding relationship where each organism is eaten by 2 or more types of organism
that is what? That is food web. Not chain, it's food web. खाद्य जाल. Okay. The progressive accumulation of harmful, non-degradable chemical pesticides inside the bodies of organisms at higher trophic level is known as biological degradation. This is biological degradation. Okay, क्या होता है? केमिकल पेस्टिसाइड्स आगे के जैसे हमारे शरीर में जमा हो जाता है तो क्या होता है उससे बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होने लगता है, जैविक क्षरण होता है. Ozone molecules is formed by 3 atoms of oxygen. What vital protective function does it perform at higher levels of our atmosphere? Okay, it shields the, option C, क्या करता है ओजोन लेयर? It shields the surface of the earth from damaging ultraviolet radiation. से ये पृथ्वी की सतह को बचाता है. क्या करता है? ये पृथ्वी की सतह को नुकसान पहुंचाने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है. कौन बचाता है? ओजोन लेयर बचाता है. ओजोन लेयर कौन से लेवल पे है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में है, सेकेंड लेवल पे, मतलब ट्रोपोस्फेयर के बाद वाले लेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है. ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, which synthetic chemicals used widely as refrigerants and inside the fire extinguishers are primarily responsible for the sharp drop in atmospheric ozone layer? किस वजह से ओजोन लेयर अभी जो है थोड़ा बहुत जो क्षरण हो रहा है, डिग्रेड कर रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. इसकी वजह से, CFC की वजह से ओजोन लेयर में डिग्रेडेशन आ रहा है. और ये CFC कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके रेफ्रिजरेटर में जो गैस जलती है उसमें होता है, AC में जो गैस जलती है, गाड़ियों में, हर जगह ये है CFC. Okay, so option B is the correct answer. Next, substance that can be naturally broken down by biological processes like bacterial or fungal action are defined as biodegradable. बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं से प्राकृतिक रूप से टूट सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, so here we come to the end of this series, today's questions. Again, कल फिर हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक और सेट लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा. नाउ द टाइम इज़ वेरी लेस और अभी आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर फोकस करें. बार बार जो आप पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि अब नया पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है, बिकॉज रिविजन इज द की which lead you to the success.